नमस्कार दोस्तों, मैं राजन ठाकुर। आज आप लोगों के समक्ष कोरोना का सफ़र भारत में कैसा रहा इसके बारे में बात करूंगा। कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होगी, लेकिन कैसे भारत में कोरोना आया और कोरोना के बाद कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, चाहे वो पालघर घटना का हो या फिर अन्नपूर्णा वाले कांड का हो या फिर जमात का हो। तो 30 जनवरी को भारत में सबसे पहला केस कोरोना का आता है। उससे पहले 12 जनवरी को राहुल जी ट्वीट करके ये जानकारी देते हैं कि चाइना में जो बीमारी फैली है वो भारत में भी आ सकता है। हमारी सरकार इस पर कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हुई। फिर फरवरी में राहुल गांधी ने वापस सचेत किया कि भैया एक के बाद हम 10, 20, 30 केस पा चुके हैं, ये लोकल ट्रांसमिशन का रूप ले सकता है, हमें सचेत होने की ज़रूरत है, सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाए। इस पर भाजपा के हमारे मित्रों, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। फिर बात आते हैं मार्च में होली के बाद की। होली के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कोरोना जो है एक महामारी का रूप ले चुका है पूरे विश्व में और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन है, और अगर सरकार जिस तरह से इसमें सीरियस नहीं है तो ये पूरे भारत को तबाह कर देगा और लोग के स्वास्थ्य के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर देगा। सरकार फिर भी सीरियस नहीं हुई। कुछ कामें थे सरकार के पास भी, प्रधानमंत्री जी बिजी थे, क्योंकि देखिए 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव था, तो उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी बिजी थे चुनाव में। उसके बाद ट्रंप साहब आ रहे थे तो ट्रंप साहब के स्वागत में बिजी हो गए। अब 10 लाख आदमी का पता नहीं कितना आदमी का भीड़ जुटाना था, टारगेट सेट था, तो उसमें बिजी हो गए। अब ट्रंप साहब गए नहीं कि फिर ज्योतिराव सिंधिया को लाने के लिए बिजी हो गए। कुत्ते फांते किसी तरह सिंधिया साहब मार्च में भाजपा में शामिल हो गए। फिर भी टास्क ख़त्म नहीं हुआ। अब टास्क बाकी था कि हमें सरकार बनानी है, तो किसी तरह करके फिर सरकार भी वहाँ पे भाजपा ने बना ही लिया। फिर जाकर मोदी जी को सुकून आया, अब कहा अब हम कुछ करते हैं। खैर तब तक यूँ तो ज़्यादा केसेस नहीं आए थे, मेरे हिसाब से 100, 150, 200 ऐसे ही कुछ केसेस होंगे 19 मार्च के आसपास, जब मोदी जी रात को 8 बजे देश को संबोधित किया और कहा कि हम जनता कर्फ्यू कर रहे हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ और फिर लॉकडाउन हुआ, फिर सारे स्टेज, रेलवे वगैरह सब बंद हो गई, हम सब घर में बंद हो गए और उसके बाद भी केसेस आने कम नहीं हुए। इसके पीछे एक वजह थी मेरे हिसाब से ये मैं सोच रहा था कि अगर फरवरी में जब राहुल गांधी ने कहा था, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी उस टाइम ही बाहर से आने जाने वाले सारे फ्लाइट को बंद कर दिए होते हैं तो शायद भारत में लॉकडाउन नहीं करना पड़ता और केसेस नहीं बढ़ते, क्योंकि भारत में कोरोना काफ़ी लेट से आया है, हमें ये समझना होगा। आप उदाहरण देखिए, आप अमेरिका और इटली से जो अपना कंपेरिजन कर रहे हैं उससे कंपेरिजन मत कीजिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के जो लोगों का डीएनए आरएनए जो बनता है वो अलग होता है एशियन कंट्री के हिसाब से। आप देखिए चाइना से ओरिजिन हुआ और चाइना में उतना नहीं फैला जितना इटली और अमेरिका में फैल गया। इसके पीछे वजह है हमारे शरीर का बनावट, हमारी इम्यून सिस्टम। आप देख लीजिए चाइना के बगल में सिंगापुर है, ताइवान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो मेनली साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और नॉर्थ कोरिया ने बहुत पहले ही बाहर से आने जाने वाले फ़्लाइटों को बंद कर दिया, तो वहाँ पे केसेस बढ़े थे, ऐसा नहीं है। कहीं साउथ कोरिया में 10,000 केसेस तक रीच हो गया था, 11,000 केसेस हो गए थे। लेकिन आज के डेट में देखिए वहाँ पे कोई ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। इनिशियल स्टेज में मालूम चल के टेस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ हो रहे थे, वहाँ पे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो हुआ ये कि वहाँ पे एक्टिव केसेस बहुत कम है, 2,000 ढाई के आसपास है। खैर एनीवेज फैक्ट पे आते हैं। मेरे बर्थडे पे मुझे इतने विशेष नहीं मिले जितनी मुझे मिली जमात पे कमेंट्स और गालियाँ। कुछ लोग तो इतना हक से गाली दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके पॉकेट पे कोरोना किसी जमाती ने रख दिया है। जिस कॉन्फिडेंस से लोग ताली बजाएं, उसी कॉन्फिडेंस से ये भी कहा कि भारत में कोरोना का एकमात्र कारण है, नहीं दो, नहीं तीन पक्का। पहला कनिका दीदी बेबी डॉल लंदन से आई और ऐसा कोरोना झटका कि हाहाकार मच गया, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था। दूसरा चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग, अरे आईटी सेल वालों ने उसकी ऐसी मारी अपने मेड इन चाइना फ़ोन से कि क्यों चाइना ने कोरोना बनाया, क्यों पूरे विश्व में फैलाया। और तीसरा भारत का 70 साल में सबसे बड़ा खतरा तबलीगी जमात, अरे भूकंप आ गया था,
बिजली गिर गई थी भाई। इनफैक्ट आज से 5 साल बाद कभी कोरोना पे सिनॉप्सिस को पूछेगा तो लोग ये बोलेंगे कि चाइना ने बनाया था, कनिका दीदी भारत लेके आई और जमातियों ने भारत में फैलाया। इनफैक्ट हम लोगों का ऐसे ही चूतिया करते आया है। कैसे हम लोगों को अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, हम खतरे में हैं ऐसा बोलकर हमें इन खतरनाक सवालों से दूर रखा गया। तो हुआ यह कि 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में निज़ामुद्दीन मरकज़ में कुछ इस्लामिक प्रीचर एक रिलीजियस जमात के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें कई देशों से लोग आए गए और एक ही बिल्डिंग में रुके। बात यहाँ पे 100-200 लोगों की नहीं हो रही है, 2000 से ज़्यादा लोगों की हो रही है। वो वहाँ एक ही बिल्डिंग में आए, खाएं, साथ सोएं और रुके। और ये जमात तब हो रहा था जब पूरे दुनिया में हमारे कोरोना भाई सबकी लंका लगाए हुए थे। पूरे देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था। लोग ट्रैवल और भीड़ से ऐसे डर रहे थे जैसे लग रहा था कि यमराज जी खुद उनका टिकट काट रहे हो। 12 मार्च को दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि जिनका जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है वो अपने आप को इमीडिएट आइसोलेट करें। जमातियों ने इस बात को नहीं माना। 13 मार्च को फिर एक नोटिस सर्कुलेट हुआ जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा कि 200 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग पे सरकार ने रोक लगा दिया है। जमातियों ने सीरियसली नहीं लिया, पुलिस ने भी सीरियसली इन्फोर्स नहीं किया और जमात चलता रहा। इस इवेंट के दौरान 8000 से ज़्यादा लोग एक ही बिल्डिंग में आए गए, रुके, सोए, जो किया वो किया। लेकिन रायता तब फैला जब तेलंगाना में एक इंडोनेशियन सिटीजन जो जमात होकर आया था वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पता चला कि भाई साहब तो जमात हो गया है और ये सुनकर सबकी टाइट। अब जमात से कोविड केसेस ऐसे आ रहे थे जैसे कॉलेज कैंटीन से गरम गरम समोसे। 20 अप्रैल तक जमाती से टोटल जो केस आए थे वो 2200 के पार चले गए। अब इस इवेंट से ये बताया जा रहा था कि जो भारत का डबलिंग रेशियो पहले 7 दिन था वो अब 4 दिन होकर रह गया है। अब ये कांड हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये हुआ है, लापरवाही हुई है, धर्म के नाम पे लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ है। सबको पता है गाली देनी है, लेकिन सवाल ये है कितनी देनी है और कैसे देनी है। अब पूछने वाले ये भी पूछ सकते हैं कि जब सरकार ने मैंडेट जारी कर दिया था तो फिर जमात चलने क्यों दिया। वो इसलिए भी था, बाय द वे पुलिस इसलिए नहीं रोक रही थी क्योंकि 16 मार्च को सरकार ने नोटिस जारी किया था जिसमें रिलीजियस इवेंट का मेंशन था। 13 मार्च को जो नोटिस जारी हुआ था उसमें रिलीजियस इवेंट का कोई मेंशन नहीं था। तो कम से कम 16 मार्च तक मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब चल रहे थे, इसलिए जमात भी चला। खतरा होने के बावजूद भी लोग ईश्वर की शरण में जा रहे थे। आई मीन लिटरली 16 मार्च तक कम से कम जो धार्मिक स्थलों में गैदरिंग थी। अब जब कोरोना को सारे धर्म वाले कॉलेज असाइनमेंट की तरह ले रहे थे तो फंसा जमाती क्यों। इसका मेजर रीज़न ये है कि जमात में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर से आए थे, विदेश से आए थे, मलेशिया जैसे हॉट स्पॉट से आए थे जो कि कोरोना का वेक्टर था, कैरियर था। अब तबलीगी के इस कारण से 2 चीज़ हुआ। पहला, भारत का कोरोना से जो इनिशियल स्टेज था, जो संभलता हुआ दिख रहा था, जो लड़ने का स्टेज हमें संभलता हुआ दिख रहा था, वो तो बिल्कुल टाइट हो गया। और दूसरा, हमारा भोली मीडिया, हमारी गोदी मीडिया, इन्हें 1 महीने का हिंदू मुस्लिम मसाला मिल गया। और आपको तो हमारे मीडिया का कैरेक्टर पता ही है, वो बिल्कुल हार्वी वाइंस्टीन के नारे की तरह ढीला है। इन्हें पता है कि ये लोगों की नज़र में गिरे हुए हैं। इन्होंने सोचा हम कुछ तूफ़ानी करते हैं, अब हम खुद की नज़र में ही गिर जाते हैं। सुधीर भैया मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, रूबिका दीदी का रोते रोते हालत ख़राब था। लीगी जमात ने पानी फेर दिया है और इसकी कीमत पूरे देश के लोगों को। अर्नब भैया तो लाइव टीवी पे ऐसे गुस्सा हो रहे थे, ऐसे चिल्ला रहे थे,
मानो बाप ने बेटे को दारू पीते हुए पकड़ लिया हो। A conspiracy against India will have to be brought down with immediacy and effectiveness. जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई मेरे और ये थ्रोन पे बैठा हुआ जॉन स्नूकर सरोजनी नगर 3rd ग्रेड कॉपी मरकज के आर में एजेंडा चला रहा था। सोच के देखिए, जहाँ सेंसिबल रिपोर्टिंग की ज़रूरत है वहाँ ये लोग वायरस का धर्म निकाल रहे हैं। अब ठीक है, एजेंडा चलाना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन 2-4 सवाल तो पूछ लो। जैसे पुलिस ने जमात को रोका क्यों नहीं, टेस्टिंग रेट इतनी कम क्यों है, स्पेसिफिक पीपल के लिए ही क्यों है, डॉक्टर्स को पीपीई किट बराबर क्यों नहीं मिल रहे हैं, मलेशिया जैसे हॉट स्पॉट से ये लोग आए कैसे, और जब एयरपोर्ट पे इतने दिन से स्क्रीनिंग चल रही थी तो ये लोग पकड़े क्यों नहीं गए। अब मीडिया तो ये सवाल पूछेगा नहीं, मीडिया का बस चले तो खुद ही तलवार लेके रोड पे दंगा करने के निकल जाए। अब मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया ने भी पिछले कई दिनों से इतना जहर उगला है कि सांप को भी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो गया। सांप भी बोला कि भाई साहब थोड़ा तो कंट्रोल कर लो। वो चाटने वाला वीडियो, थाली चाटने वाला, सब्जी पे थूकने वाला, नोटों पे थूकने वाला, पुलिसों को मारने वाला, डॉक्टरों को मारने वाला, इतने फेक मैसेजेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों के मन में बैठाए गए। अब स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुला हुआ है ना, वहाँ तो सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है। इतने फेक मैसेजेस जनरेट हुए कि फैक्ट चेकर भी डिप्रेशन में चला गया। अब उसमें कुछ मैसेजेस सही भी थे, जैसे किसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों को मार रहे हैं, किसी गांव में पुलिस वाले को मार रहे हैं, लेकिन इतने फेक मैसेजेस के बीच में रियल मैसेज खोजना वाज लाइक फाइंडिंग अ निडल इन द सी। खैर, इन सब से हुआ ये कि चाइना और कनिका दीदी के बाद भारत को एक नया विलेन मिल गया। अब विलेन को ब्लेम करना बहुत ही आसान है, लेकिन सवाल करना मुश्किल। अब जैसे हम समय रहते तैयार क्यों नहीं थे, हमें इतना समय मिला था, भारत में कोरोना देर से आया था, फिर भी हम तैयार क्यों नहीं थे, और अब भी कुछ चीज़ें भगवान भरोसे क्यों नहीं है। सरकार को ये समझ में आ गया, खास करके मोदी जी को भी ये समझ में आ गया कि एक कम्युनिटी को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। तो मोदी जी ने एक ट्वीट लिखा, उसके बाद सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक कम्युनिटी को ब्लेम क्यों नहीं करना। सत्यानाश! ये खबर सुनकर मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को। हाँ, खैर जाने दीजिए। बेसिक बात ये है कि भक्त और मीडिया का भी ये हाल है कि कोरोना छोड़ो, अगर कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए ना तो भक्त और मीडिया अपनी पूरी ताकत लगा के उससे भी मरकज़ लिंक निकाल लेंगे। यूसी थाली बजाओ और गाली सुनाओ इज़ द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया। अब कोई ये सवाल क्यों नहीं करता कि हमारे टैक्स का इतना पैसा हेल्थ केयर सिस्टम में क्यों नहीं जा रहा। जब पीएम रिलीफ फंड में 3800 करोड़ रुपया था ही, तो पीएम केयर की क्या ज़रूरत थी। ट्रस्टी क्या करेगा, पैसा किसको आएगा, किसको जाएगा, बेनिफिशियरी क्या करेगा। हमने इतना डोनेशन दिया हम लोगों ने, वो पैसा अभी तक डॉक्टर तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों वो आज भी पीपीई किट के लिए जूझ रहे हैं, क्यों वो आज भी दुहाई दे रहे हैं। गो कोरोना गो की जगह अगर हम लोग कोरोना टेस्ट करते हैं तो 2-4 थाली हमारे डॉक्टर भी बजा लिए होते हैं, क्योंकि हमारा टेस्टिंग रेशियो जो है वो कम नहीं है, अरे ख़राब भी नहीं है, बिल्कुल बेकार, शर्मनाक और वाहियात है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अब जमात ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन सिर्फ जमात को ब्लेम करने से हम इस आपदा से डील नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना जो है सिर्फ जमात से नहीं फैला है।
इस बात को आप समझिए। सिर्फ जमात से कोरोना नहीं फैला है, किसी को ब्लेम कर लो, उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। और ये बात हमारे वो लिप्टांडू जो होते हैं सेक्युलर लिबरल, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जमात ने जो किया है वो वाहियात और घटिया है। आप उनको ये बोल के डिस्काउंट नहीं दे सकते हो कि ऑफिशियल लेटर इशू नहीं था या ऐसा कोई सर्कुलेट नहीं आया था, आप ये बात बोल के उसको डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। अरे ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था तो क्या हुआ, खुद का दिमाग तो था तुम्हारे पास। इस समय भगवान को याद करना मतलब ऊपर वाले के पास जाना ही है और दूसरे लोगों का जान भी खतरा डालना है। मतलब क्या चाहते हो तुम लोग कि सरकार सर्कुलेट इशू करे, एक चिट्ठी निकाले और तुम्हारे हाथ में ला के दे कि देखो भाई मेरे सेक्युलर लिबरलो, ये रहा चिट्ठी, आज से तुम ऑफिशियली किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते हो। क्या यार, हर चीज़ को डिफेंड नहीं करना चाहिए। जो हुआ है वो हुआ है, जो गलत है सो गलत है। खैर जनता को भी ये बात समझनी चाहिए कि लड़ाई सिर्फ कोरोना से नहीं है, लड़ाई जो है अंधविश्वास से भी है, कम्युनलिज्म से भी है। इसी बात के साथ मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।